नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। हमारे खास मेहमान हैं अनिल सिंह चौहान, जो प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीवी न्यूज चैनल पर। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के द्वारा छत्तीसगढ़ के अंदर तो राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा जनवरी में निकाली थी। आखिर क्या जरूरत पड़ती कि सितंबर में फिर दोबारा जो है यात्रा शुरू करनी पड़ी और अक्टूबर शुरू होते ही यात्रा फिर समाप्त करनी पड़ी? क्या वजह रही, क्या मुद्दे रहे और किस विचार के साथ में ये यात्रा निकाली गई? छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस की यात्रा निकली है, क्या मायने हैं इसके और इस संदेश को कहां तक आप पहुंचाएंगे? क्या अन्य राज्यों में भी इस तरह से यात्रा आने वाले समय में निकाली जाएगी या वर्तमान में निकाली जा रही? ये पहला राज्य है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद में जिसने एक अलग से ये जो है न्याय यात्रा निकाली है। जी, 3 सवाल हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक एक करके उनका आप जवाब दें। जी केशव जी, सबसे पहले आपको और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने आज ये हमारा साक्षात्कार रखा है, इसके लिए आपको आभार। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जनवरी में राहुल जी की न्याय यात्रा निकाली गई, उसके बाद इस यात्रा की क्या आवश्यकता पड़ी। आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से देश में सौहार्द, आपसी जो भाईचारा था, प्रेम था, वो किस तरह से उसका क्षरण हुआ है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने वैमनस्य, कट्टरता और नफरत को स्थान दिया, उसके बाद राहुल जी को न्याय यात्रा करनी पड़ी। दिलों को आपस में जोड़ने के लिए यह यात्रा करनी पड़ी। छत्तीसगढ़ के परिवेश में अगर हम बात करें तो नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद यहां भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईटी, सीबीआई और 2 बड़े उद्योगपतियों का धन इस्तेमाल करके यहां सरकार बनाने में तो सफल रही। जो फूट डालो राज करो की इनकी नीति थी, वो भी कहीं ना कहीं सफल रही। लेकिन सवाल इस बात का है कि जैसे ही सरकार बनी, लगातार यहां बलात्कार की घटनाएं, आए दिन चाकूबाजी की घटना, छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में जहर घोलने का काम की। हमने देखा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मॉब लिंचिंग जैसी घटना भी घटी और फर्जी मुठभेड़ की भी बात आई। निरीह आदिवासियों को मुठभेड़ के नाम पर मारा जाने लगा और उस पर जांच के लिए भी लोग तैयार नहीं हुए। अभी आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में इतना ही नहीं हुआ, जो हमारा शांतिप्रिय सतनामी समाज है, उसके मूल्यों के साथ छेड़छाड़ हुई और जब उन्होंने एफआईआर कराया तो आज जब उस पर लंबे समय तक कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने 2-3 अल्टीमेटम दिए। उसके बाद एक आंदोलन, बृहत आंदोलन हुआ। वहां इस कदर प्रशासन ने, कहना चाहिए कि लापरवाही बरती, उनका इंटेलिजेंस इस कदर फैल रहा कि कलेक्टर, एसपी का कार्यालय पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में, अविभाजित मध्य प्रदेश के इतिहास में जल गया और उसके बदले में विपक्ष पर आरोप लगाना। मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ, सतनामी समाज ठीक है, कोई भी समाज है। इस देश में अगर कोई कानून को अगर हाथ में लेने लगेगा, उनके आगे हाई कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था, क्या सतनामी समाज सुप्रीम कोर्ट तक गया? अगर फिर सुनवाई नहीं होती तब तो ये कहा जाता कि कानून का पालन नहीं किया जा रहा। सतनामी समाज एक बड़ा समाज है और जिसको दिल्ली चाहिए था, जाना चाहिए था, वो जो है पहुंचते। लेकिन इस तरह कलेक्टर का ऑफिस फूंक देना एक तरह का आतंकवाद है। आप इस चीज को क्यों नहीं मानते? इसे आतंकवाद ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? कोई भी समाज, क्या आज तक जो है अन्य समाज भी तो हैं? फिर तो आज सतनामी समाज ने फूंका है, कल को कोई राजपूत समाज निकल के आएगा, कोई ब्राह्मण समाज के निकल के आएगा, हिंदू समाज से जो है बहुत सारे जो है तमाम वर्ग हैं वो उससे निकल के आएंगे, मुस्लिम समाज से कोई निकल के आएगा। आज कलेक्टर ऑफिस फूंका गया है, आप इसके मायने आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट को भी आग लगाई जा सकती है। ये तो जो है एक तरह से एक आतंकवाद है और इसका समर्थन ही नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लड़ने का एक तरीका जानते हैं, उनके लिए संविधान है। संविधान का अर्थ सीधा सा ये है कि सभी को समानता के साथ जो है जहां बातचीत होती है सभी के साथ में, वो संविधान है। तो हम कानून के दायरे में रह करके काम क्यों नहीं करते? इतना उग्र होने की आवश्यकता क्या है और इसको इतना बढ़ाने की भी आवश्यकता क्या है? उसी चीज को दिल्ली भी पहुंचाया जा सकता था। क्या जो है किसान आंदोलन नहीं हुआ इस देश में? बहुत बड़ा उदाहरण है, उसमें भी तो आप शरीक थे। 3 कानून वापस हुए। बिल्कुल, आपने जो है बड़ी एक मेहनत की और आप इतने सालों तक जो है किसानों के साथ में रहे। पूरी ठंडी बारिश सारा कुछ जो है किसानों के ऊपर से गुजरा, कई किसान गुजर गए। लेकिन मैं ये साफ मानता हूं कि किसी भी तरह का उपद्रव इतना बड़ा नहीं हुआ। क्या उनके रास्ते में क्या कलेक्टर का ऑफिस नहीं आया होगा? क्या किसी सांसद का बंगला नहीं आया होगा? क्या विधायक का कोई आवास नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। क्या उनकी फैक्ट्रियां नहीं आई होंगी? तमाम चीजें आई होंगी। लेकिन एक जो है
आग लगा देना कलेक्टर के ऑफिस को और फिर इस तरह से उनका समर्थन कर देना या खड़े हो जाना उनकी जरा सी किसी भी बात पर, मैं ये कहता हूं कि वो एक तरह से आतंक का समर्थन क्यों नहीं माना जाए। उसमें उनकी लड़ाई हो सकती थी अगर वो सही ढंग से लड़ते, कोई भी पार्टी हो, अगर गलत तरीके से किसी का समर्थन करे उसे क्या कहेंगे आप? मैं चाहता हूं कि आप आगे का जो है आप बताएं जी। केशव जी, इसी आशय को तो समझने की आवश्यकता है। आपने मुझे रोका तो मैं इसलिए चुप हो गया, लेकिन देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सतनामी समाज ने कृत्य नहीं किया। सतनामी समाज तो शांतिप्रिय समाज है। इस आंदोलन की परमिशन भारतीय जनता पार्टी के ही तथाकथित नेताओं ने, वहां के जिलाध्यक्ष ने ली और उनका बकायदा खाना भी बनवाया। तो परमिशन भाजपा का जिलाध्यक्ष लेता है, जो सनम जांगड़े जिनका नाम है, उनको पुलिस ने बाद में नोटिस तक नहीं दिया। खाना उनका, सामियाना उनका। तो जो असामाजिक तत्व इस आंदोलन की आड़ में आए, पेट्रोल बम लेकर आए, तो ये पेट्रोल बम किसका था? जब खाना उनका, सामियाना उनका, परमिशन उनकी, तो भारतीय जनता पार्टी के उन पदाधिकारियों ने कहीं पेट्रोल बम भी वही तो नहीं मंगवाए। अब सवाल इसका है कि सतनामी समाज ऐसा काम नहीं कर सकता और ना उन्होंने किया है। मैं बिल्कुल इस बात को आपके चैनल में स्पष्ट कर दूं कि मेरी जानकारी के मुताबिक सतनामी समाज शांतिप्रिय प्रदर्शन के पक्ष में था। वो हमेशा शांतिप्रिय समाज की बात करता है। बाबा गुरु घासीदास ने सदैव सत्य शांति का ही रास्ता बताया है। लेकिन यहां असामाजिक तत्वों ने जिस तरह यह हरकत की, पुलिस का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? उसको यह इनपुट क्यों नहीं था कि इस आंदोलन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व ऐसी हरकत कर सकते हैं? अब यह आंदोलन तो हो गया साहब, यह जल गया, यह दुखद था। भारत जैसे लोकतंत्र में, छत्तीसगढ़ जैसे शांतिप्रिय स्टेट में इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम आप देखिए, अधिकतर जिनके खिलाफ अपराध दर्ज नहीं है, जो घटना स्थल पर भी नहीं थे, उनके खिलाफ अपराध दर्ज कर देना गंभीर धाराओं में, कांग्रेस के निर्वाचित विधायकों को जेल भेज देना, लगातार बदले की राजनीति करना, सतनामी समाज के जो बेचारे शांतिप्रिय लोग हैं उनके घरों में घुसकर पुलिस ने उपद्रव मचाया, उनके खाने की हांडियां फोड़ डाली, गरीबों के यहां तांडव मचाया गया। उसके बाद बलौदा बाजार आप चले आइए, आप बलौदा बाजार के बाद आप कवर्धा चले आइए जो गृह मंत्री का जिला है। वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे घुरऊ राम साहू, उनको मारकर फांसी पर लटका दिया गया। वहां पुलिस फेल रही और पुलिस की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के ही दूसरे कार्यकर्ता को घर में जिंदा जला दिया गया असामाजिक तत्वों द्वारा। पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पुलिस ने किया यह कि भारतीय जनता पार्टी के ही तीसरे कार्यकर्ता प्रशांत साहू को पीट पीट कर पुलिस कस्टडी में मार डाला। तो जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कांग्रेस राज में भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर अटैक हो रहा है, उन्हीं की सरकार में गृह मंत्री के जिले में 3 भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की हत्या इस तरह से हुई और पुलिस मौन बन रही। आज पुलिस कस्टडी में जो मौत हुई, इस पर कोई एफआईआर नहीं। कौन जिम्मेदार है, कुछ बताने को सरकार तैयार नहीं है। खनिज माफिया इस कदर हावी है कि गृह मंत्री के जिले में शासकीय अमले को अपने एक्सकैवेटर के पंजे में डालकर 8 किलोमीटर दूर फेंक के आ जाता है। और वो कौन लोग हैं जो गृह मंत्री के जिले में इतना बड़ा तांडव कर रहे हैं? 5 वर्ष की बच्ची के साथ छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म जैसी शर्मनाक घटना होती है और पुलिस अधीक्षक ये बयान देते हैं कि हमने जांच कर ली, दुष्कर्म नहीं हुआ है। जबकि केशव जी, मैं आपके लोकप्रिय चैनल पर एक आग्रह करूंगा, मैं अधिवक्ता भी हूं, जो लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 है वो कहता है पुलिस विवेचना नहीं कर सकती, पहले अपराध दर्ज करेगी तब विवेचना करेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि आप न्यायाधीश बनने की कोशिश ना करें। वो कौन सी ताकत थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो आरोपियों को बचाना चाहती थी? वो भी 4-5 वर्ष की मासूम सी बच्ची जो देवी स्वरूप है, उसके साथ दुष्कर्म की घटना पर पर्दा डालना। मुख्यमंत्री आवास से 3 किलोमीटर दूर एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ गैंगरेप होता है और पुलिस कहती है सामान्य रेप की घटना है। उसको गैंगरेप बताने में उसको 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है। रायगढ़, अंबिकापुर, बलरामपुर में आए दिन गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं और सरकार मौन है। पूरे छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी, हत्या, लूट बची हुई है। बस 10 सेकंड में कंप्लीट करूंगा केशव जी। तो ये जो अशांत माहौल है छत्तीसगढ़ में, जो कानून व्यवस्था से लेके डायरिया, मलेरिया, इन सभी बीमारियों से मौत हो रही है, स्वास्थ्य विभाग फेल है, यहां राजस्व विभाग फेल है, यहां कानून व्यवस्था जब 0 हो गई 9 महीनों में, सरकार का दम फूल गया, तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में ये न्याय यात्रा निकाली गई जिसमें आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया, छत्तीसगढ़ प्रदेश की शांति बहाल करने की मांग की गई, आम लोगों को आह्वान किया गया कि आप शांति और प्रेम से जीवन जिए, सरकार को आगाह किया गया, जन जागरण रैली निकाली गई। इस यात्रा का मकसद ही यही था कि कैसे हम शांति और प्रेम का वातावरण बनाएं,
कैसे सरकार को आगाह करें कि जनता सब जान रही है, आप 9 महीनों में जो तांडव मचा के रखे हैं, प्रदेश में जो अराजक स्थिति है, उसके विरोध में न्याय यात्रा निकाली जा रही है। जी केशव जी। भारत के नागरिकों के जो है, अगर हम बात करें उनके अधिकारों की, तो उन पर तो सभी बातचीत करते हैं, लेकिन एक बड़ा नागरिकों का मासूम सा सवाल है कांग्रेस से, क्योंकि आप विपक्ष के नेता भी हैं, आप इस समय मजबूत विपक्ष हैं और सभी पार्टियों ने समर्थन दिया है। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बधाई के पात्र भी आप हैं। ये तीसरी टर्म में ऐसा हो पाया है। अब शायद उन पार्टियों को भी थोड़ी सी अक्ल आई है कि नहीं, एक नेता तो विपक्ष में होना ही चाहिए, क्योंकि हमने 10 साल तो वैसे ही गुजार दिए कि नहीं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये तू में कहीं ना कहीं खत्म हुई है गठबंधन के सहारे। भले नीतीश जाते जाते जो है कुछ ना कुछ तो दे के गए हैं कांग्रेस को और तमाम पार्टियों को, कि एकजुट जो है करने का प्रयास किया है, ये अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक बड़ा मासूम सा सवाल है कि जब आप जहां होते हैं, जिस शासन में और जिस राज्य में, आप वहां कड़े और कठोर कानून क्यों नहीं बना के जाते हैं पुलिस के लिए, वही कानून वहां के प्रशासन के लिए और वही कानून वहां के जनता के लिए। जनता के लिए तो तमाम कानून है। अगर कोई पुलिस वाला एक आर्मी वाले को थप्पड़ मार देता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। आर्मी वाला अगर एक थप्पड़ मार देता है तो उसको उठा के अंदर बंद कर दिया जाता है, पीट पीट के उसका बुरा हाल कर दिया जाता है उसके परिवार को लेकर के। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस रही तो न तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हमले रुके, न तो आर्मी वालों पर हमले रुके। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। क्या इनको लेकर के और बेहतर आप अगर कानून कोई ले आते तो मुझे लगता है एक बड़ा संदेश जाता। लोग कांग्रेस से वैसे ही उम्मीद करते हैं कि जैसा 1947 से जब शुरुआत की थी, बहुत सारे अच्छे कानून भी आए, पाकिस्तान के भी 2-2 टुकड़े कर दिए। अगर इंदिरा गांधी जी 10 साल और जीवित बचती तो उसी समय जो है जम्मू कश्मीर पोक सहित आ जाता है, ये भी मेरा मानना है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो पहले के डिसीजन मेकर थे, वो क्या क्षमताएं आज नहीं रह गई हैं राज्य के मुख्यमंत्रियों में? जहां आपको अवसर दिया जाता है, जनता अवसर देती है, वहां तो आप बेहतर कर सकते हैं। कम से कम बुलडोजर जहां चल रहे हैं और आप उनका विरोध करने के बजाय बुलडोजर का समर्थन क्यों नहीं होता? अगर कोई पुलिसकर्मी किसी पर भी कुछ भी गलत काम करता है, उस पुलिस वाले के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? उस पुलिसकर्मी की जांच क्यों नहीं होती? उनको बचाया क्यों जाता है? जो राज्य सरकार, चाहे पार्टी भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, वो एक दूसरे का विरोध तो करती हैं। जैसे आज हम बात करें खनन माफिया की, खनिज माफिया की, शिक्षा माफिया की, मीडिया माफिया की, तमाम यहाँ पर माफिया ही हैं। लेकिन यही माफिया जब विपक्ष में पार्टियां होती हैं तो उनको ये माफिया लगते हैं, लेकिन जैसे वो सत्ता में जाती है वो उनके आय के स्रोत हो जाते हैं। मेरा बड़ा मासूम सा सवाल है। मासूम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश के नागरिक पूछना चाहते हैं, आखिर हमें तो मालिक बोला जाता है और फिर हमसे ही पुलिस वाले तू तड़ाक करके बात करते हैं। तो कैसे मालिक हुए जहां उनके सेवक ही उनसे तू तड़ाक करके बात करते हो? तो क्यों अच्छे कानून नहीं आप बना सकते? आप तो बना सकते हैं, जहां सरकारों में है, कर्नाटक में आप हैं, हिमाचल में आप हैं, अच्छे और मजबूत कानून बना के आप पूरे देश में दे सकते हैं कि बिना घर तोड़े भी कुछ बड़ा हो सकता है। तो आप एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा कानून बना के नहीं आप कर सकते क्या? इससे प्रशासन की जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनकी भी कमर टूटेगी, उन पर भी कार्रवाई के लिए कोई ना कोई कानून तो राज्य की तरफ से आएगा। तो लोग उम्मीद करेंगे कि आपने एक राज्य का बड़ा मैसेज दिया है, आपको केंद्र में लाना चाहिए। मुझे लगता है जनता का झुकाव बहुत ज्यादा होगा। न्याय यात्रा की बजाय जिन राज्यों में आप हैं, अगर वहां पर आप काम थोड़ा सा कर लें। जी देखिए केशव जी, आपका सवाल मासूम नहीं, बहुत बारीक है, बहुत अच्छा सवाल भी है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कानून ऐसे क्यों है। देखिए कानून बनाना केंद्र सरकार का काम है। जो आईपीसी और सीआरपीसी थी, जिसको अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद बीएनएस और बीएनएसएस का नाम दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता, इसमें ज्यादा बदलाव तो मैं नहीं देखता एक अधिवक्ता के तौर पर भी, और ऑफिशियली मैं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता की तौर से भी कहूंगा कि सिर्फ लिफाफा बदला है, पूरे कानून का मजमून वही है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमारे कानून में ऐसी कमजोरियां हैं कि लोग बचकर निकल जाते हैं। देखिए केशव जी, हिंदुस्तान का जो कानून है वो इस कॉन्सेप्ट पर है कि भले 10 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक मासूम को कभी भी दंड नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हमारी कानून व्यवस्था थोड़ी सी लचर है। कानून में हमारे कमियां नहीं है केशव जी, कानून को कंप्लायंस करने में, उसको लागू करने में दिक्कत होती है। कांग्रेस की सरकार में कभी भी किसी आर्मी अफसर के साथ, जो आपने उदाहरण बताया कि ऐसी कोई बेहूदगी हुई है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी भी महिला के साथ अत्याचार या बलात्कार या दुष्कर्म जैसी घटना का एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं दे पाते। इसके लिए मैंने कई बार ऑन एयर जब हमारी डिबेट हुई है, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनौती दी है कि आप एक मामला बताइए पूरे प्रदेश में 5 सालों की सरकार में कि जब कोई दुष्कर्म या महिलाओं के प्रति अपराध हुआ हो। हर युग में अपराध हुआ है,
आज कलयुग बस की बात नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार जब अपराधी के साथ खड़ी हो जाए तो गंभीर चिंता का विषय है। तो देखिए, कानून में बहुत व्यवस्था है, कर्मचारियों का कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित है, आपको जनता से कैसा व्यवहार करना है यह निर्धारित है, कानून का शिकंजा उनके ऊपर है। सवाल इस बात का है कि क्या सरकार अच्छी तरह से कानून को इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये इंप्लीमेंटेशन की कमी है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इंप्लीमेंटेशन का एक बड़ा उदाहरण आपको मैं दे देता हूं कि अफसरशाही कैसे हावी है। जब बलरामपुर के बच्चों ने, माफी चाहूंगा, राजनांदगांव जिले के बच्चों ने जब शिक्षक मांगा तो वहां के डीओ उनको जेल भेजने की धमकी देते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर संज्ञान लिया और माननीय उच्च न्यायालय में संज्ञान लेने के बाद पचपेड़ी तहसीलदार हॉस्टल की बच्चियों को, जो सिर्फ शुद्ध खाना मांग रही थी, पौष्टिक खाना, ताजा खाना मांग रही थी, उनको जेल भेजने की धमकी देती हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने चिंता प्रकट की कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट, आपका व्यवहार क्या ऐसा है, सरकार क्या कर रही है इस मामले में। तो देखिए, निश्चित रूप से अफसरशाही हावी हुई है, कोई कर्मचारी काम नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब राजस्व पखवाड़ा मनाती है उसी समय पटवारी और तहसीलदार स्ट्राइक पे चले जाते हैं। राजस्व पखवाड़ा होता इसलिए है कि पेंडेंसी कम की जाए, लेकिन उल्टा हो जाता है, पेंडेंसी बढ़ जाती है। यह बताता है कि सरकार की संवेदनशीलता कर्मचारियों के प्रति नहीं है, आपस में अच्छे से कन्वर्जेशन नहीं है। अभी आप देखिए, तहसीलदार ने आरोप लगाया, जो तहसीलदार संघ का बहुत बड़ा पदाधिकारी है, कि राजस्व मंत्री के यहां पोस्टिंग और कुर्सियों की बोली लग रही है, खुलेआम उनके बंगले पे लग रही है, उसका वीडियो जारी कर रहा है वो। ये स्थिति 9 महीनों में इन्होंने बना दी है कि कलेक्टर एसपी की कुर्सियों की बोली लग रही है। तो जो लोग बोली लगाकर जाएंगे, जो बड़ा चढ़ावा चढ़ाकर जाएंगे, वो क्यों किसी नेता और मंत्री की सुनेंगे। यह गंभीर चिंता का विषय है। आप छत्तीसगढ़ में कालाबाजारी और महंगाई का आलम यह है कि भाजपा के ही नेता बृजमोहन अग्रवाल जी को चिट्ठी लिखनी पड़ गई कि सीमेंट के दाम इतने क्यों बढ़ गए। आपने देखा होगा कि कानून व्यवस्था को लेकर पुरंदर मिश्रा और धर्मलाल कौशिक जैसे नेताओं को पत्र लिखना पड़ गया। तो पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों को इस कदर ढील दी गई है, और ढील देने का कारण है कि विष्णु भोग जो चल रहा है छत्तीसगढ़ में, विष्णुदेव जी की सरकार में, वो विष्णु भोग आएगा कहां से जब अधिकारियों को हम ढील नहीं देंगे। तो अधिकारी वो विष्णु भोग की व्यवस्था में आतताई और तानाशाह हो जा रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं असर जनता को देखने को मिल रहा है, जनता प्रताड़ित हो रही है। असल बात यह है कि कानून में पूरी व्यवस्था है, कानून के इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत है, कानून का इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आप अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दलों के सिंबल छीने जा रहे हैं, चुनाव आ जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, उनके खाते सीज किए जा रहे हैं। ऐसा वातावरण कभी आपको देश में देखने को नहीं मिला होगा। नेताओं को पहले भ्रष्ट कहना, उनके खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई एजेंसियां लगाना और उसके बाद अपने दल में शामिल कर लेना, और उसके बाद 7 दिन के अंदर इन एजेंसियों द्वारा उनको क्लीन चिट दे देना। ऐसा खेल कभी आपने नहीं देखा होगा। एजेंसियों का छापा पड़ना और उसके बाद सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को 100 करोड़ 200 करोड़ का चंदा जाना, उसके बाद जांच बंद हो जाना। तो क्या ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल गुर्गों की तरह किया जाएगा? ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र है उसके कानून तो सख्त हैं, पर उस कानून का तोड़ कैसे सरकार निकाल रही है, क्यों माफिया और अपराधियों के साथ खड़े होकर सरकार ऐसी भूमिका निभा रही है, तो जनता की रक्षा कौन करेगा। सवाल यहां इस बात का है कि क्या 2 उद्योगपति घरानों को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर समझौते के लिए तैयार है? क्या इस कदर अफसरशाही को हावी करना, कानून को गौड़ कर देना या कानून का बेजा इस्तेमाल करना चिंता का विषय है केशव जी। दूसरी बात, एक बात जरूर कहूंगा, 10 सेकंड का समय और लूंगा। मनमोहन सरकार में आपने देखा होगा शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, 5 अधिकार, उसमें आरटीई भी था, राइट टू एजुकेशन भी था। भ्रष्टाचार पर कड़ी नकेल कसी गई आरटीआई के माध्यम से, सूचना का अधिकार। हमने 5 बड़े अधिकार दिए, भोजन का अधिकार भी उसमें शामिल था जिससे कोई भूखा ना मरे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीएमएलए एक्ट लाती है। पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 में लिखती है कि उस व्यक्ति की जमानत नहीं होगी तब तक जब तक चालान प्रस्तुत नहीं होगा, और 2-2 साल तक वो चालान प्रस्तुत नहीं करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ती है कि साहब जमानत नियम है, जेल अपवाद है, आप ये कौन सा कानून लेकर आए हैं। यह चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, जनता को अधिकार नहीं देना चाहती, और लोकतंत्र के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा है
कि आपको जनता को अधिकार देना होगा, जनता तक सुशासन लाना होगा, उसको इतना अधिकार संपन्न बनाना होगा कि वो सरकार से सीधे सवाल पूछ सके। यहां तो विधायक, सांसद और आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार अगर सवाल पूछते हैं तो छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने अभी उदाहरण देखा है कि पत्रकारों की गाड़ी में गांजा रख के थाना प्रभारी उनको फंसाना चाह रहा है, और सीसीटीवी में इस घटना के आने के बाद थाना प्रभारी पर अपराध दर्ज हुआ। इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं, और इस पर हमारी भी चिंता है और आप सबकी भी चिंता होनी चाहिए केशव जी। मेरे एक सवाल है आपसे। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 75वां हमने स्वर्णिम जो है ये अवसर मनाया, उत्सव मनाया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, 4 स्तंभ इस देश के माने जाते हैं। कहा जाता है 4 पिलर पर ही पूरा देश खड़ा होता है। कोई भी राष्ट्र हो, लोकतंत्रिक उसकी नींव जो है वो 4 पिलरों पर खड़ी है। विधायिका, कार्यपालिका तो ठीक है, क्योंकि दोनों को बहुत जो है पेट भर भर के खाना मिलता है, पार्टियां किसी की भी आए मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन 2 पिलर जो हैं वो बड़े कमजोर हो गए 75 सालों में, उनको खाना ही नहीं मिलाकर मैं ये कहूं, और जिस पर आरोप बहुत गंभीर लगते हैं। एक तो काला कोट और दूसरा कलम, मतलब न्यायपालिका और मीडिया। आज तक तमाम अधिवक्ताओं के और पत्रकारों के अपने निजी दुश्मन नहीं होते हैं। एक जो केस लड़ता है ऑटोमेटिक उसके दुश्मन हो जाते हैं, एक जो कलम चलाता है उसके भी समाज में दुश्मन पैदा हो जाते हैं। उसके अपनी दुश्मनी नहीं है, न तो उसका खेत किसी ने जोता होता है, लेकिन उसके जो दुश्मन है वो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ने के कारण ही पैदा हो जाते हैं। तमाम अधिवक्ता मारे गए, तमाम पत्रकार मारे गए। आज तक एक अधिवक्ता को शहीद नहीं घोषित किया गया। एक भी अधिवक्ता के नाम पर इस शहर में, नगर में, कस्बे में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या अन्य छोटे मोटे दलों की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, कभी भी, चाहे बार एसोसिएशन रहा हो, उसने भी कभी नहीं मांग उठाई कि शहीद अधिवक्ता परिवार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, या इस तरह का कोई ऐसा बोर्ड आए जिसको लेकर के अगर किसी अधिवक्ता की कम से कम जहां पर हत्या होगी वहीं पर उसका जो है वो पिलर का निर्माण करवाया जाए और वहीं पर जो है उस शहीद अधिवक्ता को कम से कम श्रद्धांजलि दी जाए। इससे देश के अंदर कम से कम डर का तो माहौल होगा। अपराधियों के अंदर पत्रकारों की हत्याएं हो गई, लेकिन पत्रकार आज तक कोई शहीद नहीं घोषित हुआ 75 सालों में। ये इसलिए आज विषय मैं उठा रहा हूं क्योंकि आज के बाद में शायद हम चर्चा कर पाए, क्योंकि राजनीतिक मुद्दों में फंस जाएंगे, लगातार हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन ये लड़ाई कौन लड़ेगा? आप तो अधिवक्ता हैं और मुझे लगता है सही से आप दर्द समझते होंगे। एक अधिवक्ता अगर जेल चला जाए, चाहे वो राजनीति में हो चाहे किसी में भी, लेकिन उसके बाद उसके परिवार का क्या होता है? न तो मीडिया हालचाल पूछने जाती है, न तो उसके परिवार से बार एसोसिएशन उसके परिवार का हालचाल पूछने जाता है। ये हालात हैं। न पत्रकारों से पत्रकारों के संगठन पूछने जाते हैं। तो आज तक इन दोनों के साथ क्यों ऐसा भेदभाव? दोनों के लिए आप देखिए, जाति के नाम से बजट निकाला गया, चाहे राज्य सरकार का हो या केंद्र का। विधायिका, कार्यपालिका के लिए बजट निकाला जाता है हर साल, 75 सालों से निकलता आ रहा है। मुझे एक सरकार बता दीजिए और एक वर्ष बता दीजिए कि जब जिस सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए 1 रुपए का भी बजट निकाला हो, आज तक पत्रकारों के लिए 1 रुपए का भी बजट पास किया हो। आज तक न तो पत्रकारों के लिए 1 रुपए का बजट पास किया गया और न ही अधिवक्ताओं के लिए 1 रुपए का बजट पास किया गया। मैं फिर कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े अधिवक्ता भी आते हैं, प्रवक्ता भी आते हैं, IAS IPS के अधिकारी भी आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल डिबेट भी चलाए। जब आपके बक्सोहा के जंगल थे, वहां पर 14-15 लाख पेड़ था, उस समय भी हमने जैन साहब के मिलकर के साथ में जो है हमने नेपाल तक किया और तमाम लगभग 20-22 देशों में हमने जो है अपनी मुहिम चलाई और तब जाके जो है स्टे आया, और वो भी कोरोना के दौरान। पेड़ चिपको आंदोलन भी चलाया गया। तो हमने अपने चैनल से, चाहे यूक्रेन से बचाने की बात हो, लगभग 40-45 हमने भारतीय नागरिक बचाए। इसी चैनल पर जो है वो बंकरों से चिपकर के बातचीत होती थी उनके परिवारों से। छत्तीसगढ़ के 3 लोग थे उसमें। और एक बात मैं बताऊं, मैं हमेशा लड़ाई लड़ता आया हूं, इतने वर्ष हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए, मैं लगातार आवाज उठाता हूं। लेकिन मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि ये बड़ा मासूम सा सवाल है जिस पर किसी की नजर नहीं जाती। न तो अधिवक्ताओं के लिए नजर जाती है, न पत्रकारों के लिए नजर जाती है। ये 2 स्तंभ इतने कमजोर कैसे हो गए? 2 को तो जी भर भर के उनको दूध की जो घुट्टी है वो पिलाई जा रही है, विधायिका और कार्यपालिका को, लेकिन न्यायपालिका को और मीडिया को कुछ भी नहीं दिया जाता। क्या लगता नहीं आपको अन्याय हो रहा देश के साथ में? अगर चारों पिलर बराबर नहीं खड़े रहेंगे तो कैसे ये देश चल पाएगा? इन दोनों के लिए कौन सोचेगा? जी, निश्चित रूप से केशव जी, आपका सवाल बहुत सार्थक है और साधुवाद है मेरा इस सवाल पर आपके। ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय है
और देखिए आज जो हमारे देश में जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह का स्वरूप है, परिस्थितियों के हिसाब से परिस्थितिजन्य कानून भी बनने चाहिए। और आज लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि चारों स्तंभों का मजबूत होना जरूरी है। और पत्रकार जो मीडिया समूह है हमारा, लोकतंत्र का स्तंभ, वो सम्मान पूर्वक और निडर होकर सरकार से सवाल पूछ सके, इसके लिए उसको मजबूत होना बहुत जरूरी है। पत्रकार सुरक्षा कानून लाना जरूरी है, पत्रकार सम्मान निधियों का निर्माण जरूरी है। उसी तरह अधिवक्ता कानून के क्षेत्र में अधिवक्ता और जजेस निष्पक्ष और निडर होकर काम कर सकें, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उनको लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाए जाएं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग बार बार कई अधिवक्ता संघों ने की है, ऑल इंडिया लेवल पे भी हुई है, सरकार को उस पर संजीदा होना चाहिए। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जी के समय में अधिवक्ता संघ ने मांग की थी और भूपेश बघेल जी ने इसमें एक स्थायी समिति भी बनाई थी जो इस विषय पर काम कर रही है, जो पत्रकारों के सुरक्षा कानून और अधिवक्ताओं को जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है इसको लेकर काम चालू हुआ। वो कमेटी बनी, लेकिन उसके बाद अब सरकार चली गई है। मैं नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी से, मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वो संवेदनशीलता से काम करेगी, लेकिन राष्ट्रव्यापी समस्या है ये कि लगातार पत्रकारों पर हमले होते हैं, अधिवक्ताओं पर हमले होते हैं। अभी हमने एक बड़ा उदाहरण देखा पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, जो बहुत ज्यादा रेप केस जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। आपने देखा होगा उस रेप केस में कपिल सिब्बल जी सरकार की तरफ से खड़े हुए, लेकिन लगातार सोशल मीडिया में चला कि कपिल सिब्बल जी आरोपियों के वकील हैं, शर्म आनी चाहिए, उनको गालियां दी गई। कपिल सिब्बल जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सुरक्षा की बात की और कहा कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद होनी चाहिए। मैं भाई आरोपियों का वकील नहीं हूं, मैं पश्चिम बंगाल सरकार का एडवोकेट हूं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वहां कहा कि आपको जरूरत होगी तो हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे, लेकिन इसकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि उनके जो जूनियर लड़कियां हैं, जूनियर एडवोकेट्स हैं, उन पर तेजाब फेंकने तक की धमकियां दी गई कि एसिड से जला देंगे। इस तरह की जो घटनाएं हैं देश में, चाहे पत्रकारों की सुरक्षा की बात हो, चाहे अधिवक्ताओं की। हमारे यहाँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सुशील पाठक की रमन सरकार में हत्या हुई, 2015-16 में सीबीआई जांच हुई, पुलिस की जांच हुई, कौन शूटर आए, कहां से गोली चली, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। ऐसी कई घटनाएं रोज हम देखते हैं। कलबुर्गी और गौरी लंकेश की कलम मौन कर दी गई क्योंकि वो सरकार के खिलाफ लिख रहे थे। ये बड़ी चिंता का विषय है। निश्चित रूप से इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके संरक्षण के लिए और निडर और निष्पक्ष होकर काम कर सकें, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। कांग्रेस इस बात से पूरी तरह सहमत है और आज की परिस्थितियों में विशेष तौर पर कानून की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक वकील या एक पत्रकार के मरने पर उसको कम से कम 5 करोड़ राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाए। राज्य सरकार के द्वारा तो दिया ही जाए, ये अगर घोषित कर दिया जाए तो आप समझते हैं इससे क्या होगा। एक वकील को जिसको मार दिया जाता है खुलेआम, अगर उसको 5 करोड़ जब देना होगा ना खजाने से, तो मुझे लगता है कि सरकार खाल भी खींच लेगी उनकी, जिन्होंने उसको मारा है। उनको जहां भी पाताल में होंगे वहां से भी खोज के लाएगी, क्योंकि 5 करोड़ कम नहीं होता है। एक वकील भी शान से लड़ेगा, कहेगा कि मैं लड़ता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा गोली ही तो मार देंगे। मैं बॉर्डर पर होता, वहां भी मारा जाता। भारत का नागरिक हूं, डरने वाला नहीं हूं। एक पत्रकार भी खुलेआम कह पाता कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, हम बेबाकी से अपनी आवाज उठाएंगे। जो गुंडे और माफिया हैं, जो किसी पॉलिटिक्स को भले ही प्रभावित तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लोग मेरी कल को हत्या भी कर देते, कम से कम हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। 5 करोड़ मिलेगा बहुत है, लेकिन सरकार खाल भी तो खींच लेगी उन लोगों के, उन अपराधियों की भी, कि आखिर तुम मारते जा रहे हो और हमारा खजाना खाली होता जा रहा है। इन पर बातचीत क्यों आखिर नहीं होती है। और दूसरा मेरा बड़ा एक सवाल है जिसको लेकर के मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस को क्रांतिकारियों को लेकर के, एजुकेशन में बदलाव को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के बातचीत क्यों नहीं शुरू कर देनी चाहिए। क्या उनको नहीं लगता है कि हम चाहे यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो 12वीं कर लें, ग्रेजुएशन कर लें, कंप्लीट कुछ भी कर लें, आगे पढ़ते चले जाते हैं और उनको एक पंचर तक बनाना नहीं आता। अब विदेश में देखिए, उनको पढ़ाई के साथ साथ में स्किल और तमाम चीजें निःशुल्क सिखाई जाती हैं कि अगर वो 5वीं क्लास तक भी पढ़ पाए तो उनको कोई ना कोई रोजगार कम से कम आता है। तो इस चीज की भी बातचीत होनी चाहिए। जहां जहां सरकारों में है कांग्रेस, वहां तो कम से कम मुहिम शुरू कर देनी चाहिए। केवल मोदी के खिलाफ तो नारे नहीं लगाए जा सकते कि मोदी को हटाओ और हमें बिठाओ। इस वाली नीति से तो वोट नहीं मिलने वाला है। अपनी नीति आप खुद की ले आओ और फिर मोदी के खिलाफ कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग आपको उठा के बिठा देंगे। फिर तो मोदी को बात ही नहीं करनी पड़ेगी, नहीं मोदी को हराना किस लिए, क्योंकि मुझे बिठाना है। ये नारा नहीं फिर लगाना पड़ेगा कांग्रेस को।
कांग्रेस का फिर नारा ये होगा कि आधार कार्ड हम लाए, हम ही नोटबंदी करना चाहते थे, जीएसटी हम ही लाए, विरोध भाजपा ने किया। इन चीजों को आप जनता के सामने बात क्यों नहीं रख पाते हैं? क्या कारण है? मीडिया तब भी आपके भी तो साथ थी, सत्ता के साथ तो हमेशा मीडिया चली है थोड़ी बहुत, क्योंकि सत्ता मीडिया का दुरुपयोग हमेशा से करती रही हो, सत्ता किसी की भी आई हो। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इसी को, अगर जो प्रोटेक्शन की बात आप कर रहे हैं, यही अगर प्रोटेक्ट कर दिया जाए, उनको अगर सुरक्षा कर दे दी जाए, तो वही पत्रकार, वही लोग निर्भीकता से लिखेंगे, आपको अच्छे सजेशन भी दे पाएंगे और आप बेहतर से सरकार भी आप चला पाएंगे। तो इसको लेकर के कि मोदी 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 करते करते 15 साल निकल गए, मतलब एक तरह से 15 साल चले गए, तो फिर मोदी मोदी कब तक जो है, आप जितना चिल्लाएंगे उतना और ज्यादा जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। मोदी मोदी करने की बजाय अपने कामों से मुझे लगता है जनता के बीच में पहुंचने की जरूरत है। तो काम हमारे थे, इनका तो विरोध हुआ था, आज तक तो इस पर बातचीत नहीं हुई, लेकिन ये सच्चाई है, आप भी जानते हैं। आधार कार्ड कांग्रेस ने लाया, लेकिन आधार कार्ड का फायदा कांग्रेस नहीं ले पाई, न तो वो बता पाए। जीएसटी सबसे पहले कांग्रेस ने ही मांग उठाई थी कि जीएसटी हम लाएंगे, तो जीएसटी की बात भी नहीं कांग्रेस आज तक रख पाई। तो मैं ये कहता हूं कि उन चीजों की बातचीत क्यों नहीं होनी चाहिए बाहर धरातल पर? जनता को मालूम होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट हमारे थे, हम चलाना चाहते थे इनको। जी देखिए, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए जिससे जो बच्चा रोजगार प्राप्त कर सके या तकनीकी रूप से कुशल बन सके, तो बेरोजगारी की समस्या का बहुत बड़ा हल हो सकता है। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, मनमोहन सरकार में हम लोगों ने किसानों के कर्ज माफ किए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भूपेश बघेल सरकार ने गोठानों की स्थापना की, गोबर खरीदी का काम हुआ, रीपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ग्रामीण औद्योगिक जो व्यवस्था बनाई गई वो यही थी कि ग्रामीण लोग गमले का निर्माण कर रहे थे, दिए का निर्माण कर रहे थे, वहां प्रशिक्षक नियुक्त हो रहे थे, तो गांव की महिलाओं को रोजगार मिल रहा था। हमको केंद्रित करना पड़ेगा कि जो जिस गांव में है वहां उसको कैसे रोजगार मिले, कैसे वो तकनीकी रूप से सक्षम बने। हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदलाव की आवश्यकता है और इस दिशा में लगातार काम भी किए जा रहे हैं आजादी के बाद से, लेकिन एक आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। मनमोहन सरकार ने जो आरटीई लाया, राइट टू एजुकेशन, उसका थीम ही यही था कि हमको कहीं ना कहीं ऐसे हर बच्चे को शिक्षित करना जरूरी है, जो निरक्षरता थी उसको समाप्त करना जरूरी है, साक्षरता को बढ़ाना है। अब देश साक्षर हो गया है, लगभग काफी हद तक हम निरक्षरता को दूर कर लिए हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी थी, विकास में बाधक थी। अब आवश्यक ये है कि तकनीकी रूप से शिक्षित हो व्यक्ति, इस दिशा में बदलाव किए जाएं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, राजीव गांधी कृषि भूमिहीन मजदूर योजना, जो पुजारी हैं, जो लोहार हैं, जो बढ़ई हैं, ऐसे लोग जो तकनीकी रूप से काम करते हैं और उनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, उनको बढ़ावा देने के लिए 10,000 रुपए सालाना की स्कीम कांग्रेस की सरकार ने यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू करने का काम किया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया। मेरा यह मानना है कि इन श्रमिकों को भी बल देने की जरूरत है, आर्थिक सहायता देने की जरूरत है, ताकि ये जो रोजगार बंद हो रहे हैं इनको थोड़ा बल मिले, ये अपने एसेट्स खरीद सकें। बसुला कुल्हाड़ी जो भी लगता है एक बढ़ई को या एक राजमिस्त्री को, इस दिशा में शिक्षित करने की जरूरत है और इनको आर्थिक रूप से सहायता करने की जरूरत है। जब तक हम जो व्यक्ति जहां हैं वहां उसके रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, आईटीआई और दूसरे सेंटर्स को खोलने की जरूरत है। मैं इस बात से आपके सहमत हूं कि रोजगार परक शिक्षा बहुत आवश्यक है देश में, जिससे बेरोजगारी पर बड़ा कुठाराघात किया जा सकेगा। और मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस ही इसको लागू कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने इस दिशा में हमेशा सोचा है और आज साक्षरता के लिए भी जितने बड़े काम किए गए हैं, आधार कार्ड का भी जो आप उदाहरण दिए, उसका मेन थीम यही था कि कैसे डायरेक्ट टू बेनिफिट हो, लोगों के खाते में कैसे सीधे पैसे जाएं, इसकी व्यवस्था करने के लिए आधार कार्ड स्कीम लाई गई और यूनिक आईडी लोगों का बनाया गया। तो देखिए, कांग्रेस इस दिशा में सदैव प्रयास करती रही। अब जो सरकार है, आपने देखा होगा कि लगभग 80 से 90 पेपर कुछ वर्षों में लीक हो गए, बड़े बड़े एग्जाम जिसमें 23 करोड़ 24 करोड़ हिंदुस्तान के बच्चे बैठ रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, इस पर जो विश्वसनीयता खत्म हो रही है युवाओं की, इसको वापस लाने की जरूरत है। लगातार लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। तकनीकी रूप से ऐसे कानून और ऐसे बदलाव करने की जरूरत है जिससे हमारा युवा सही दिशा पकड़ सके और नक्सलवाद और अपराध की तरफ जो युवा जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, उसको हमको संबल देने की जरूरत है, उसको रास्ता दिखाने की जरूरत है। ये बताने से काम नहीं चलेगा कि नाली में पाइप डालिए, ऊपर चाय का पकौड़े का ठेला लगाइए, उस गैस से पकौड़ा तला जाएगा और आपको रोजगार मिल गया। तो ये दोनों हवाई सपने हैं, ना उस नाली से गैस आएगी और ना पकौड़ा तलने से रोजगार मिल जाएगा।
तो जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात करने लगे, अपने चुनावी भाषणों में मंगलसूत्र और मुजरे की बात करने लगे, तो चिंता का विषय है। हमको हाईली एजुकेटेड लोगों को बैठाना पड़ेगा बड़ी कुर्सियों में। ऐसा व्यक्ति को हम मानव संसाधन मंत्री बना दें जिसके खुद की डिग्री का पता नहीं है, प्रधानमंत्री बना दें जिसकी खुद की डिग्री का पता नहीं है, वो उतना ब्रॉडली सोच नहीं पाएगा, उतना व्यापक सोच नहीं पाएगा, और देश का, देश के युवाओं का या देश के अलग अलग लोकतंत्र के स्तंभों का वैसा विकास नहीं कर सकेगा जो अपेक्षित था। आज आप देखिए देश लंबे कर्जे में लदा हुआ है। जिस तरह से 55 लाख करोड़ का कर्ज आज 200 लाख करोड़ के करीब पहुंच रहा है, ये गंभीर चिंता का विषय है। जिस तरह से लगातार के शेप में अर्थव्यवस्था जा रही है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। आर्थिक असमानता पूरे देश में फैल रही है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो लोग अनुसरण करने वाले हैं वो इस व्यवस्था को बना रहे हैं, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाजवाद की बात की थी, आर्थिक समानता की बात की थी, पूंजीवाद की बात नहीं की थी कि कैसे 2-3 लोगों को पूंजीपति बनाया जाए। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। इसमें इंडियन डेमोक्रेसी में हम सबको चिंतन करने की जरूरत है, जनता को बड़ा चिंतन करने की जरूरत है कि कब तक धर्म के नाम पर बांटकर, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, इसके नाम पर बांटकर राजनीति की जाएगी और उन्माद फैलाकर, हिंसा फैलाकर, नफरत फैलाकर, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लिए जाएंगे। तब तक इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया जा सकेगा। यहां मानव समानता की बात करनी होगी। हर हिंदुस्तानी और खासकर जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, उसके विकास की बात सोचनी होगी। तब इंडियन डेमोक्रेसी मजबूत होगी, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े और आपने जो है बेबाकी से सभी लगभग सवालों का जो आज का रहा है, पहला डिबेट था। और मैं अपने दर्शकों को आश्वस्त कर दूं कि आज के बाद से अनिल सिंह चौहान जी लगातार जुड़ेंगे और उन प्रवक्ताओं के साथ भी बैठेंगे और हर वो सवाल हम करेंगे जो सवाल हमें जनता चाहेगी कि ये मुद्दा भी उठना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस से संबंधित हो या फिर भाजपा से, क्योंकि देश का हर मुद्दा उठना चाहिए और उस पर सभी को बोलना पड़ेगा जो जिम्मेदार हैं और जो प्रतिनिधित्व करते हैं आम जनता के बीच में जाकर के उनका, और जो बात करते हैं कि हम वॉइस ऑफ पब्लिक है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और आप देखते रहिए देश का तेज प्रताप ATV न्यूज चैनल।